अगर आप मेरी तरह जिज्ञासु हैं तो आपने रात में आकाश की तरफ देखकर ये जरूर सोचा होगा कि आखिर आकाश में इतनी सारी चीजें अचानक से उत्पन्न कैसे हो गईं। कैसे हमारी धरती बनी, कैसे सूर्य, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और पूरा का पूरा ब्रह्मांड अचानक पैदा हो गया। इस तरह के सिनेरियो को सोचने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास फिजिक्स की डिग्री ही होनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ बेहतरीन फिजिसिस्ट भी थे जिन्होंने आप ही की तरह ये सवाल दुनिया से पूछा था। जब उन्हें इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब उन्होंने अपनी लाजवाब थ्योरीज दुनिया के सामने रख दी। इनमें से कुछ जवाब ऐसे थे जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया था, वहीं कुछ ऐसे थे जिन पर यकीन करना मुश्किल था। विज्ञान के इस फील्ड को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर यात्रा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिग बैंग से लेकर अब तक की दुनिया बनी है। मैं आपको यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। The Big Bang theory was the theory that the universe began from a very hot, dense state. Gravity would become so strong in the beginning, the classical physics would break down. We know that the universe is expanding. We've known that for almost 100 years. That the expansion is not slowing down. Instead, they found that it's speeding up, going faster and faster. The Big Bang is caused either by the collision of universes. The expansion of the universe is accelerating. ब्रह्मांड की टाइमलाइन को जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इंसानों को इतनी सारी जानकारी आखिर मिली कैसे। ये सोचने वाली बात है कि इंसानों की सिविलाइजेशन करीब 5000 सालों से धरती पर रह रही है, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्यों को हमने केवल इन 100 सालों में ही अच्छे से उजागर किया है। साल 1920 के समय में एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया था कि ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा दूसरी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। इस खोज के बाद हमें ये भी पता चला कि ये आकाश गंगाएं हमसे लगातार दूर होती जा रही हैं। इस खोज से ये निष्कर्ष निकला कि हम एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में रह रहे हैं, यानी एक ऐसा ब्रह्मांड जो लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। बिल्कुल इसी एग्जैक्ट थ्योरी के बारे में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने भी अनुमान लगाया था, वो भी इसके 100 साल पहले। अगर ये सच है कि पूरा ब्रह्मांड लगातार बाहर की ओर बड़ा होता जा रहा है, तो ये भी सच होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर चीज के अंदर से निकली होनी चाहिए। एक ऐसी चीज जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को अपने अंदर जोर से पकड़कर रखा हुआ था। जरूर वक्त में एक ऐसा समय भी आया होगा जब ये अकेले पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये नहीं रख सकती थी और अंत में ये चीज जोर के धमाके में फट गई होगी। साल 1949 में इसी धमाके को मजाक मजाक में द बिग बैंग कहा गया था। बिग बैंग की बहस साल 1960 के अंत तक चलती रही और जब अंत में पूरी दुनिया ने इस पर यकीन कर लिया तो दो ब्रिलियंट वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी सबके सामने रखी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB बिग बैंग के होने का डायरेक्ट सबूत है। ये एक तरह का माइक्रोवेव रेडिएशन है जो दुनिया के हर एक कोने से निकलता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये बिग बैंग के होने के अवशेष हैं। साल 1970 में डार्क मैटर के होने को भी वेरा रूबिन नाम के वैज्ञानिक ने कंफर्म किया था। उन्होंने खोजा कि लगभग सभी गैलेक्सीज के आखिरी छोर पर जो तारे होते हैं वो उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से अंदर के तारे घूमते हैं। ये एक रहस्यमय कवच की वजह से होता है जिसे हम देख नहीं सकते, इसीलिए इसे डार्क मैटर कहते हैं। साल 1980 में कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी को सामने लाया गया जिसने ब्रह्मांड के बारे में कई सवालों के जवाब दिए। साल 1990 में एक और दिमाग को चकरा देने वाली डिस्कवरी वैज्ञानिकों ने की। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी तेजी से बड़ा होता जा रहा है। ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड कम नहीं हो रही, बल्कि उल्टा वो ज्यादा तेजी से बड़ा होता जा रहा है। अब जिस एनर्जी की वजह से ये हो रहा है उसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया गया। अब 21वीं सदी में हमने इन डिस्कवरीज पर और ज्यादा पक्के तौर पर यकीन कर लिया, क्योंकि हर दिन हमें नए नए सबूत मिलते हैं जो इन थ्योरीज को साफ तौर से सपोर्ट करते हैं। आज तक हमें इस ब्रह्मांड की जितनी भी जानकारी मिली है, चाहे वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हो या डार्क मैटर से हो, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर हम सीधा भूतकाल में जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड की शुरुआत एग्जैक्टली कहां से हुई थी। इंसानों ने एक बात तो कंफर्म कर ली है कि ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है,
तो इसका मतलब ये भी है कि भूतकाल में एक समय ऐसा भी रहा होगा जब ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा छोटा रहा होगा। ब्रह्मांड के इस मूवमेंट को सिंगुलैरिटी कहा गया है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक एटम जितना छोटा शायद नहीं रहा होगा और ये एक तरह से पैराडॉक्स जैसा दिखाई देता है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि अगर यूनिवर्स के क्रिएशन की स्टोरी के पहले ही पेज में अगर पैराडॉक्स है तो मैं आपकी किसी भी बात पर यकीन क्यों करूं? सच बताऊं तो आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम इस बात को भूल जाएं कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था, तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए आजकल के मॉडल्स में दूसरी साइंटिफिक चीजें परफेक्ट तरीके से फिट हो जाती हैं। हम ऐसा करते हैं कि उस समय में ही पहुंच जाते हैं जब इस तरह का कोई ग्लिच मौजूद ही नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्विमिंग पूल के साइज के जितना बड़ा बॉल है जो कि अंदर से बहुत गर्म और पदार्थों से भरा हुआ है। एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉल अंदर से निकल रहे प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और बिग बैंग धमाके में तब्दील हो जाएगा और अंततः इस यूनिवर्स को जन्म देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्विमिंग पूल जितने बड़े बॉल में से पूरा यूनिवर्स कैसे जन्म ले सकता है। दरअसल बात यह है कि आप हर एक चीज को एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देखते हो। आखिर हर तरफ से हम उन्हीं के मिश्रण से घिरे हुए हैं, पर सच यही है कि हर चीज एनर्जी से ही बनी है। बिग बैंग के होने से पहले जो स्विमिंग पूल जितना बड़ा बॉल था उसमें भी एनर्जी भरी हुई है। उस वक्त में एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हमारी आज की दुनिया इन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी है जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, पर जिस सिंगुलरिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो पूरी एनर्जी है। अब एक बार के लिए हम अपनी कॉस्मोलॉजी के इतिहास में चले जाते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया में जो चीजें हम देख रहे हैं वो पैदा कैसे हुई थी। ब्रह्मांड की टाइमलाइन को टोटल 6 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला चरण है सिंगुलरिटी का, जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि ये करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था। इस वक्त का ब्रह्मांड बहुत ज्यादा छोटा था और हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक छोटा सा डॉट जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। इतिहास में एक समय ऐसा आया जब ये छोटा सा डॉट फट गया और अपने अंदर की चीजों को बाहर की तरफ फेंकने लगा। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा गया है और यही यूनिवर्स का दूसरा चरण है। इसमें यूनिवर्स अचानक ही एक छोटे से न्यूक्लियस से बड़े स्विमिंग पूल में बदल गया। ये मत भूलिए कि अभी भी ये ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था और इसके अंदर अब तक फंडामेंटल पार्टिकल्स ने जन्म नहीं लिया था। अब धीरे धीरे ये ब्रह्मांड बड़ा होता गया और इसके साथ ही ये ठंडा भी होता जा रहा था। ये ब्रह्मांड की टाइमलाइन का तीसरा चरण है जिसमें कणों का गठन हुआ था। धीरे धीरे फंडामेंटल पार्टिकल्स ब्रह्मांड में पैदा होने लगे और उन्होंने अपने अंदर मास को पैदा करना शुरू किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान कम हो रहा था, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल रहे थे और बड़े पदार्थों में तब्दील हो रहे थे। जब मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों चरण कितनी देर में खत्म हुए थे तो आप पक्का चौंक जाओगे। एक सिंगुलरिटी से फंडामेंटल पार्टिकल बनने में केवल 3 मिनटों का ही समय लगा था और इतने समय में तापमान करीब 1 बिलियन केल्विन तक गिर गया था। कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दिया और हीलियम न्यूक्लियाई को जन्म दिया। जब इस पूरे चरण का अंत हुआ तब दुनिया में करीब 75% हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई थे और 25% हीलियम के न्यूक्लियाई थे। न्यूक्लियाई बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है और हमारे चारों ओर की सभी चीजें इसी से बनी होती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये ब्रह्मांड के बहुत ही छोटे कण हैं। ऐसे लाखों करोड़ों कणों के मिश्रण से हम सभी बने हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा ब्रह्मांड में थोड़ा बहुत लिथियम भी पैदा हो गया। अब परेशानी ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अभी भी ब्रह्मांड में फ्री होकर घूम रहे थे। जब ये दोनों ही पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तभी तो किसी बड़ी चीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उस वक्त में एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इन दोनों को मिलने ही नहीं दे रही थी। इस चरण में अभी भी किसी भी तरह की रोशनी नहीं बनी थी और ये सारे ही प्रोसेस घुप अंधेरे में हो रहे थे। ये सब बदल गया 5वें चरण में जब एटम्स का इजाद हुआ, लेकिन इस 5वें चरण तक पहुंचने के लिए हमारे ब्रह्मांड को 3,80,000 साल लग गए थे। ब्रह्मांड का तापमान अब 3000 केल्विन तक आ गया था। हमारा ब्रह्मांड इस स्टेज तक करीब 83 मिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा हो गया था। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइनली मिल गए तो उन्होंने फोटोन यानी कि लाइट पार्टिकल के फ्लो को भी शुरू कर दिया और ब्रह्मांड में पहली बार
दिखाई देने वाली रोशनी का जन्म हुआ। ये रोशनी एक तरह का रेडिएशन है जो अंतरिक्ष के हर एक पॉइंट से निकलती है और जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। ये रोशनी असल में बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरी हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था, इसीलिए इसने इस रोशनी को भी खींचकर इसकी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। ब्रह्मांड के इस चरण में ये केवल हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े बहुत लिथियम से भरी हुई दुनिया थी। अब असली सवाल ये आता है कि इस चरण से हम सोलर सिस्टम के स्टेज तक कैसे पहुँचे। ये सवाल हमें अपने छठे और आखिरी चरण में ले आता है, जिसे तारों का युग भी कहा जाता है। इस युग में स्टार्स, सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ था। हमारा ब्रह्मांड एक तरह से होमोजीनस और आइसोट्रोपिक है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आप जिस किसी भी दिशा में देखो ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा भी पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत तो असमानताएं जरूर हैं। ये थोड़ी बहुत असमानताएं हमारे ब्रह्मांड पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। ये ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती हैं। आप ही एक बात सोचिए कि अगर चारों तरफ चीजें एक जैसी दिखाई देंगी और एक छोटी सी जगह पर कुछ असमानताएं ऑब्जर्व की जाएंगी, तो क्या वैज्ञानिक इससे उत्तेजित होंगे या नहीं? हमारे ब्रह्मांड को सबसे पहले गैलेक्सीज बनानी थी और गैलेक्सीज बनाने के लिए उसे पहले स्टार्स बनाने थे। ये तब हुआ जब हाइड्रोजन और हीलियम से भरे हुए गैस के बादल एक दूसरे से मिलने लगे और ग्रेविटेशन का प्रेशर समय के साथ बढ़ने लगा। वक्त के साथ ये प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि बड़े गैस के बॉल्स तेज ज्वाला में जलने लगे और स्टार्स में तब्दील हो गए। अब ब्रह्मांड में ऑफिशियली डार्क एज खत्म हो गई थी। तारों ने ब्रह्मांड में रोशनी फैला दी थी। तारों के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में बदलने लगी और इस फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होने लगी। अब हीलियम भी लिथियम के साथ रिएक्शन करने लगा, फिर लिथियम दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने लगा। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। ऐसे ही तारों की कोर में वो एलिमेंट्स भी पैदा होने लगे जिनसे आगे चलकर जीवन का जन्म होने वाला था, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये शुरुआती स्टार्स हमारे सूर्य के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े थे। इस वजह से इनकी रोशनी भी बहुत ज्यादा तीव्र थी। इसी वजह से इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत कम हुआ करती थी। दरअसल इतनी ज्यादा रोशनी छोड़ने के लिए तारों को बहुत सारी ऊर्जा जलानी पड़ती थी और इसीलिए बदले में स्टार्स अपनी एनर्जी को ज्यादा तेजी से गवा देते थे। ये शुरुआती स्टार्स केवल कुछ ही मिलियन सालों तक जिंदा रहते थे और अंत में एक बड़े सुपरनोवा धमाके में खत्म हो जाते थे। तारों की कोर में जो फ्यूजन प्रोसेस होता था वो आयरन को बनाने के बाद बंद हो जाता था, क्योंकि आयरन से ज्यादा भारी एटम्स को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही एक तारे की कोर में आयरन बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही उसकी मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। एक बात आपको बता दूं कि सुपरनोवा धमाके केवल बहुत सारी ऊर्जा रिलीज करने वाले धमाके नहीं होते हैं, बल्कि इस धमाके में जीवन को पैदा करने वाले बहुत से एलिमेंट्स जो तारों की कोर में बनते हैं वो भी अंतरिक्ष में रिलीज हो जाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में बहुत सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हुए थे जिनके अंदर से इन एलिमेंट्स के अवशेष निकले थे। वक्त के साथ ये अवशेष एक दूसरे से जोड़ने लगे और सेकंड जनरेशन के स्टार्स का जन्म हो गया। जिस तरह आज इंसान एवोल्यूशन के जरिए इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गए हैं, उसी तरह स्टार्स भी कई जनरेशंस के थ्रू गुजरने के बाद आज इस जगह पर हैं। हमारा सूर्य, सौरमंडल और हम सभी पुराने तारों के अवशेषों से ही बने हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं, आप और ये धरती सभी तारों की धूल यानी स्टार डस्ट से बने हैं। हमारा सूर्य जब इतना ज्यादा भारी हो गया कि वो अपनी कोर में हाइड्रोजन एलिमेंट्स को फ्यूज कर पाए, तब उसने भी रोशनी फेंकना शुरू कर दिया। सूर्य के जन्म के बाद उसके पास जो बचे कुचे अवशेष थे जिनमें हेवी एलिमेंट्स थे, उन्होंने एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को बना लिया। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में डस्ट, गैसेज और एलिमेंट्स कई मिलियन सालों तक मिलने लगे और प्लैनेट्स को जन्म देने लगे। इसी तरह से हमारी धरती भी बनी थी। अब एक गैलेक्सी भी तारों के बड़े झुंड का समूह होती है जिनमें बहुत सारी गैसें और धूल मौजूद होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो पदार्थ वैज्ञानिकों को दिखाई देते हैं वो एक गैलेक्सी की विशालता के सामने बहुत ही ज्यादा कम है। गैलेक्सीज में मौजूद तारों को तीव्र ग्रेविटेशनल फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, ये बात तो पक्की है। लेकिन ये बात भी सच है कि जितनी भी चीजें हमें अपनी गैलेक्सी में दिखाई देती हैं, उनके पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो पूरी आकाशगंगा को संभाल कर रख पाएं।
इसीलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हमारे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीज है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को पैदा करती है, जिससे गैलेक्सीज स्टेबल रहती हैं। और इस अदृश्य चीज को डार्क मैटर का नाम दिया गया है। ये डार्क मैटर ना तो रोशनी को अपने अंदर लेता है और ना ही किसी तरह की रोशनी को छोड़ता है। वैज्ञानिकों का ये तक कहना है कि आज जो गैलेक्सीज आप देख रहे हो, इन्हें बनने में डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका कहना है कि डार्क मैटर ने मिलकर ग्रेविटेशन का एक पूल बना दिया था, जिसने सभी पदार्थों को अपनी तरफ खींचकर तारे और दूसरे ग्रहों को जन्म दे दिया। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड की आयु बढ़ रही है, डार्क मैटर भी बहुत ही प्रभावी बन गया है। ब्रह्मांड में एक और अदृश्य चीज है जिसकी प्रॉपर्टीज डार्क मैटर के उलट हैं, जो आज ब्रह्मांड को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही है। जी हाँ, आप सही समझे, डार्क एनर्जी। आज यूनिवर्स जिस तेजी से बड़ा हो रहा है, वैज्ञानिकों का पूरा यकीन है कि ये आने वाले समय में रुकने वाला तो नहीं है और इसके पीछे का मुख्य कारण है डार्क एनर्जी। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस बड़े होते हुए ब्रह्मांड के इफेक्ट को हमारे ऊपर पड़ने में 150 बिलियन सालों का समय लग जाएगा। आज इंसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जान जाएंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि हम अपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड की टाइमलाइन, जिसमें हमने जाना कि कैसे एनर्जी से मैटर बना और कैसे गैलेक्सीज बनी, कैसे तारे और ग्रहों का जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।